मेरा बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है। मुझे अननेसेसरी ट्रबल किया जा रहा है। सुना आपने, लगातार विवादों में घिरी रहने वाली राधे मां मीडिया के सामने सफाई दे रही। राधे मां का दावा है कि उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। दहेज उत्पीड़न, मारपीट और अश्लीलता फैलाने जैसे आरोपों से घिरी राधे मां को आखिरकार मीडिया के सामने आना ही पड़ा। अपने समर्थकों की भीड़ और पूरे तामझाम के साथ राधे मां मीडिया से मुखातिब हुई। जय करा राधा देवी माँ जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। कभी अपने पहनावे को लेकर, कभी अपने कथित डांस को लेकर, तो कभी अपने अजीबोगरीब प्रसाद को लेकर। सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां बीते कुछ दिनों से सुर्खियों में है। आरोपों की लंबी चौड़ी लिस्ट और बढ़ते दबाव के बीच वो मीडिया के सामने आई जरूर। मीडिया, पुलिस और कानून में आस्था भी जताई, लेकिन वही कहा जो उन्हें कहना था। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। देखिए, बोल राधे बोल। तो आज राधे मां बोली और खूब बोली, फिल्मी अंदाज में बोली, लेकिन सुखविंदर कौर उर्फ राधे मां पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। दहेज उत्पीड़न से जुड़े मामले में उन्हें मुंबई पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश होना है और इस मामले में पुलिस ने राधे मां के अलावा 5 दूसरे आरोपियों से पूछताछ की। इस बीच राधे मां खुद मीडिया के सामने आई और अपनी बेगुनाही की दुहाई दी। उन्होंने कहा कि वो निर्दोष हैं, कुछ लोग हैं जो उन्हें परेशान कर रहे हैं। पूरे फिल्मी अंदाज में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राधे मां ने कहा कि उन्हें पुलिस और कानून व्यवस्था पर पूरा यकीन है और ऊपर वाले के करम से वो हर आरोप से बेदाग निकल आएंगी। दौड़ते हुए राधे मां वो शख्सियत जो फिल्मी गानों पर जमकर थिरकती है। वो कथित धर्मगुरु जिसकी चंद तस्वीरों ने पूरे धर्म जगत को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब राधे मां मुश्किल में हैं। उन पर एक के बाद एक लगने वाले आरोपों की लिस्ट हर दिन बढ़ती जा रही है। दहेज उत्पीड़न, मारपीट और अश्लीलता फैलाने के आरोपों से घिरी राधे मां अब खुद अपने बचाव में उतर आई हैं। हालांकि कल तक खुद को हैप्पी बताने वाली राधे मां का चेहरा सोमवार को मुरझाया हुआ था। एक अनजाना भय उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। मुंबई में मीडिया से मुखातिब होते हुए राधे मां ने सवालों के जवाब तो नहीं दिए, लेकिन खुद को बेकसूर बताया। मेरा बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है। मुझे अननेसेसरी ट्रबल किया जा रहा है। मैं मीडिया की, पुलिस की, कानून की रिस्पेक्ट करती हूँ। 3 दिन पहले तक गुमशुदा रही राधे मां ने हर आरोप का जवाब दिया। अकूत दौलत जुटाने से लेकर अश्लीलता फैलाने के आरोपों पर भी उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो खुद पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच तक के लिए तैयार हैं। राधे मां ने सफाई दी कि उनका कोई बैंक बैलेंस नहीं है और अगर किसी के पास सबूत है तो वो दिखाए।
उन्होंने कहा कि वो सीबीआई जांच के लिए भी तैयार हैं। उनका कहना था कि घर में तो हर किसी को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी होती है और अगर घर के कपड़ों में कोई उनकी तस्वीर खींच ले तो वो क्या कर सकती है। राधे माँ का कहना था कि क्या अपने भक्तों को गले लगाना अश्लीलता है। मैं अपने आने वाले सब भक्तों को बहुत प्यार करती हूँ। आई एम प्योर एंड पाइस। मैं प्योर हूँ, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया और जो भक्त आते हैं मेरे पास तो ईश्वर उन पे मेहर कर देता है। तो वो कहते राधे माँ ने मिरेकल किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। राधे माँ एक एक शब्द तोल तोल कर बोल रही थी, मानो पूरा का पूरा बयान उन्हें रटाकर बिठाया गया हो। फिल्मी गानों की शौकीन राधे माँ यहाँ भी फिल्मी जुमला मारने से नहीं चूकी। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जैसे ही राधे माँ ने बोलना खत्म किया, मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल करने की कोशिश की, लेकिन तभी राधे माँ के करीबियों ने उनके और मीडिया कर्मियों के बीच सफेद पर्दा गिरा दिया। ना बोला उसके बाद राधे माँ से पूछे जाने वाले सवालों पर तो उनके करीबियों ने पर्दा डाल दिया, लेकिन जो आरोप उन पर लगे हैं उस पर कोई पर्दा नहीं डाल सकता। राधे माँ पर लग रहे आरोपों के बारे में उनकी जुबान में कही जाने वाली छोटी माँ से पूछा। हमारे तीखे सवालों से राधे माँ के करीबी भी झल्ला उठे। तो पीड़ित लड़की है निक्की गुप्ता जिन्होंने शिकायत, उनका कहना है कि घर में उनके साथ मारपीट की जाती, उन्हें गालियां दी जाती थी। क्या कहेंगे आप? मैं 20 साल से उनकी सेवा में हूँ, आज तक ऐसा कभी उन्होंने हाथ नहीं उठाया किसी पे। माता की चौकी के लिए लेकिन सेटिंग की जाती, बाकायदा लॉबी सेटिंग की जाती, बिल्कुल बतौर एजेंट के तौर पर काम करते। बिना बेटा, हम एजेंट नहीं है, हम सेवादार हैं। एजेंट हो गए आप जैसे लोग, हम तो सेवादार हैं, ठीक है। हम कोई एजेंटी का काम नहीं करते, ना ही हमारे को कोई जरूरत है करने की बेटा। नहीं, यहाँ कोई भी एजेंट नहीं है। जैसा आपके ऊपर आरोप लगा उसके इनकार आप किसी और पर आरोप लगा नहीं सकते। मेरा हिसाब से खाली आपने बोला, मैं उसके क्वेश्चन का आंसर दिया आपको, मैं आरोप नहीं लगा रहा कि आप एजेंट हैं। इस बीच पुलिस ने राधे माँ पर लग रहे दहेज उत्पीड़न के मामलों के सिलसिले में उनके सहयोगी गुप्ता परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। आरोप लगाने वाली महिला के पति नकुल गुप्ता और उसके ससुर दौलत गुप्ता से मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन में पूछताछ की गई। इसी मामले में राधे माँ को भी शुक्रवार तक थाने में हाजिर होना है। अब सबकी नजर टिकी है राधे माँ पुलिस को क्या सच बताती हैं। राधे माँ भले ही खुद को बेकसूर बता रही हो, लेकिन उनके चेहरे पर गिरफ्तारी का डर साफ नजर आ रहा है। वहीं पुलिस सूत्रों की माने तो प्राथमिक जांच में उन्हें राधे माँ के खिलाफ कुछ सबूत जरूर मिले हैं। ऐसे में शुक्रवार को होने वाली पूछताछ में राधे माँ को पुलिस के कई कड़े सवालों का जवाब देना पड़ सकता है। कैमरामैन जयंत और निशात शमशी के साथ दिनेश मौर्य, मुंबई, IBN 7। और अब इंडिया 9 बजे में बात मुंबई से दूर उत्तराखंड के डीजीपी VS सिद्धू की, जो 3 साल पुराने जमीन सौदे से जुड़े मामले में घिरते नजर आ रहे हैं। डीजीपी साहब के इस सौदे को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी उनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जवाब तलब किया है। इस मामले में हम आपको ये बता दें कि ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जिस शख्स के साथ डीजीपी सिद्धू ने जमीन का सौदा किया उसकी मौत 30 साल पहले हो चुकी थी। देखिए IBN 7 की यह खास रिपोर्ट। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पेशी के लिए आए ये हैं उत्तराखंड के डीजीपी VS सिद्धू। डीजीपी साहब पर करीब 9 बीघे जमीन में लगे 25 पेड़ों को काटने का आरोप है। इन पर यह भी आरोप है कि देहरादून में करीब 9 बीघा जमीन पर मार्च 2013 में इन्होंने 25 पेड़ काटे और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। पेड़ काटने के आरोप से घिरे डीजीपी सिद्धू 6 अगस्त को एनजीटी में पहुंचे और अपना बयान दर्ज करवाया। डीजीपी सिद्धू को एनजीटी को ये बताना था कि उत्तराखंड के मसूरी में 25 पेड़ काटने में उनकी क्या भूमिका थी। कार्रवाई पूरी होने के बाद अब एनजीटी ने सुनवाई की अगली तारीख 3 सितंबर को मुकर्रर की है। आरोपों पर जब IBN 7 की टीम ने उनसे सवाल किए तो वो बचते नजर आए। पेड़ काटने और जमीन कब्जा करने का आरोप लग रहा है। ये तो फैक्ट है कि वो रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड है, सरकारी ज़मीन थी, तो सरकारी ज़मीन किसी दूसरे आदमी के नाम पे म्यूटेट कैसे हो सकती है? तो सीधे सीधे वायलेशन ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर डीजीपी सिद्धू पर फर्जीवाड़े के आरोप क्यों लग रहे हैं। आरोप नंबर 1,
ये सारा मामला शुरू होता है करीब 3.25 साल पहले। मार्च 2013 में 9 बीघे जमीन के टुकड़े पर 25 पेड़ों को काटा जाता है। वन विभाग जब इस मामले की तफ्तीश शुरू करता है तो पता चलता है कि वन विभाग की ये जमीन देहरादून के रहने वाले नत्थू राम के नाम पर थी। सवाल ये कि वन विभाग की जमीन नत्थू राम के नाम कैसे हुई। आरोप नंबर 2, वन विभाग जब आगे इस मामले की जांच करता है तो पता चलता है कि इस जमीन को नत्थू राम ने तत्कालीन डीजी रूल्स एंड मैनुअल वीएस सिद्धू को नवंबर 2012 में ही बेच दी थी। सवाल ये कि आखिर वन विभाग की जमीन को बेचा कैसे गया। जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जांच में पता चला कि जिस नत्थू राम से वीएस सिद्धू ने जमीन खरीदी थी उसकी मौत करीब 30 साल पहले यानी 1983 में ही हो चुकी थी। सवाल उठता है कि वो नत्थू राम आखिरकार फिर कौन था जिससे 2012 में जमीन खरीदी गई। आरोप नंबर 4, संरक्षित इलाके में कैसे काट दिए गए 25 पेड़। वन विभाग की जांच में जब डीजीपी सिद्धू का नाम सामने आया तो उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करा दी। जमीन के सौदे को लेकर जैसे ही विवाद खड़ा हुआ, अगस्त 2013 में सिद्धू ने इस सौदे को निरस्त करने के लिए जिला प्रशासन के पास आवेदन भेज दिया। यही नहीं, इसी साल जुलाई के महीने में डीजीपी सिद्धू ने एक बार फिर जमीन वापस लौटाने का आवेदन किया है और 35 लाख की स्टाम्प ड्यूटी की राशि वापस मांगी है। इस पूरे मामले में सिद्धू ने वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। वन विभाग ने भी सिद्धू के खिलाफ वन अधिनियम के अंतर्गत चार्जशीट दाखिल की है। दोनों पक्षों की जांच रिपोर्ट देहरादून की अलग अलग अदालतों में विचाराधीन है। वहीं सिद्धू के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दाखिल की गई है। अदालत ने काउंटर मांगा है उनसे और काउंटर मांगने के उपरांत भी अभी उसके बाद कई सुनवाई हो गई, 4-5 बार सुनवाई हो गई, लेकिन डीजीपी की तरफ से कोई काउंटर उसमें दाखिल नहीं किया गया। अब उत्तराखंड हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सिद्धू को अपने जवाबों से संतुष्ट करना होगा। बहरहाल कानूनी स्थिति इस भूमि पट्टे की चाहे जो भी हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकारी अधिकार क्षेत्र में पड़ी इस भूमि को इतने आला अधिकारी को खरीदने की जरूरत ही क्यों पड़ी। और जब उन्होंने अपनी भूमि खरीद भी ली थी तो आखिरकार इस सेल डीड को इतने दिन तक क्यों वो बचाते रहे अपने तर्कों से, अपनी दलीलों से विभिन्न सरकारी महकमों में। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ अमित पांडे, देहरादून, IBN 7। डीजीपी वीएस सिद्धू के जमीन सौदे और पेड़ काटे जाने का मामला देहरादून जिला न्यायालय, उत्तराखंड हाईकोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहा है। लेकिन इस मामले की जांच से जुड़े कुछ लोग हैं जो खुद को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने या तो इस मामले में जांच की या फिर कार्रवाई की। ये है निर्विकार। निर्विकार उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, लेकिन ये फिलहाल निलंबित चल रहे हैं। दरअसल जब मार्च 2013 में पेड़ काटे गए और वन विभाग ने जांच शुरू की तो शुरुआती 3 दिन की जांच इन्होंने ही की थी। अपनी जांच में निर्विकार ने पाया कि इस जमीन पर जो 25 पेड़ कटे हैं उसमें सिद्धू की भूमिका है। ये बयान निर्विकार ने कोर्ट में भी दर्ज करवाए, लेकिन कोर्ट में बयान दर्ज कराते ही निर्विकार का तबादला कर दिया गया। यही नहीं, उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हैं, 6 विभागीय कार्यवाही चल रही है और 2 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मैं बोल रहा हूँ, ये मैं राज्य सरकार या पुलिस विभाग के विरुद्ध कोई चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ डीजीपी सिद्धू के द्वारा किए गए अपराध के विरुद्ध बोल रहा हूँ, जो उनका व्यक्तिगत अपराध है। मैंने चूंकि उनके व्यक्तिगत लाभ में वो सहभागिता नहीं निभाई जिसे वो उच्च पद पर रहते हुए अपेक्षा कर रहे थे, उसका सब ये परिणाम है। उत्तराखंड वन विभाग के एक अधिकारी भी इस मामले के सामने आने के बाद निशाने पर आए। आरोप है कि 9 जून 2013 को जैसे ही वन विभाग ने मामले की जांच शुरू की तो तत्कालीन डीजी रूल्स एंड मैनुअल और मौजूदा डीजीपी वीएस सिद्धू ने उस वक्त के उत्तराखंड वन विभाग के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर धीरज पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। हमारा तो इसमें ये मानना है, हम तो इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट से भी हमने अनुरोध किया था कि इसमें इंडिपेंडेंट एक सीबीआई जांच हो जाए। सीबीआई हमारी भी जांच कर ले, वन विभाग की भी जांच कर ले, पुलिस विभाग की भी जांच कर ले, हर पहलू हर चीज़ की जांच हो जाए ताकि स्थिति क्लियर हो कि आखिर ये हुआ क्या था। क्योंकि ये तो फैक्ट है कि वो रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड है, सरकारी ज़मीन थी, तो सरकारी ज़मीन किसी दूसरे आदमी के नाम पे म्यूटेट कैसे हो सकती है। 9 बीघा जमीन के सौदे और पेड़ काटे जाने के बाद डीजीपी सिद्धू आरोपों के घेरे में है।
आरोप लगाने वाले इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों कार्रवाई की बजाय उत्तराखंड सरकार ने सिद्धू को प्रमोशन देकर डीजीपी बना दिया। जाहिर सी बात है, इन सब सवालों के जवाब डीजीपी के साथ साथ सरकार को भी देने होंगे। आरोप बेहद गंभीर हैं और आने वाले दिनों में डीजीपी को इस बाबत जवाब देना होगा। जाहिर सी बात है कि इतना सब आने के बाद अब राज्य सरकार अब तक चुप क्यों बैठी है और आने वाले दिनों में राज्य सरकार क्या कार्रवाई करती है, अगर करती भी है तो इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ अमित पांडे, देहरादून, IBN 7। कितना तैयार हैं हम? जी हाँ, ये हमारी एक सीरीज है जिसका पहला एपिसोड आज हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, रोज हम आपके सामने एक शहर की पड़ताल करेंगे। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस में सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। 1993 बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को फांसी। उधमपुर में आतंकियों के हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने पूरे देश में अलर्ट घोषित किया। ऐसे में सवाल यह कि आतंकी हमले से निपटने के लिए कितना तैयार हैं हम? यही नाम है हमारी स्पेशल सीरीज का। इस सीरीज में हम आपको रोजाना शहर की कहानी दिखाएंगे जो आतंकी हमले का दर्द झेल चुके हैं। साथ ही ये पड़ताल भी करेंगे कि क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने उस हमले से कोई सबक लिया। इस कड़ी में पहली रिपोर्ट अहमदाबाद से। यहां 2008 में हुए 21 सीरियल धमाकों ने पूरे देश को दहला दिया था। अहमदाबाद, वो शहर जहां 2008 में हुए बम धमाकों ने 56 लोगों की जान ले ली थी। 7 साल पहले हुए उस बम धमाके में 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। 21 सीरियल बम धमाकों में से सबसे ज्यादा खतरनाक धमाका अहमदाबाद सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में हुआ था, जिसमें 29 लोग मारे गए थे। लेकिन उस धमाके को 7 साल बीत चुके हैं। 15 अगस्त के मौके पर आमतौर पर सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है, इसीलिए हमने अहमदाबाद सिविल अस्पताल की सुरक्षा परखने की ठानी। देश के बड़े अस्पतालों में से एक अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल 2008 में अहमदाबाद सिलसिलेवार 21 धमाकों से दहल चुका था। इसमें से अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में भी एक बड़ा धमाका हुआ था जिसमें 29 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस बार वापस खुफिया एजेंसियों ने 15 अगस्त को लेकर नए इनपुट जारी किए हैं। इस बार अहमदाबाद किस तरीके से तैयार है, आइए उसका रियलिटी चेक करते हैं। हमारे संवाददाता ने एक बैग के भीतर कुछ संदिग्ध दिखने वाली चीजें रखी, मसलन बैटरी और तार, और इसे लेकर चल पड़े सिविल अस्पताल की तरफ। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में 2008 में जो धमाका हुआ था उसमें ट्रॉमा सेंटर के बाहर कार खड़ी रखी गई थी जिसमें बॉटल रखा गया था गैस का, और उसके बाद रिमोट कंट्रोल और टाइमर के इस्तेमाल करते हुए धमाका किया गया था, जिससे इस हद तक क्षति हुई थी कि 29 लोग वहां पर मौके पर जो खड़े थे उनकी जान चली गई थी। वहां पर गाड़ी रखना भी मना है, लेकिन हम देखेंगे कि वहां गाड़ी खड़ी रखने दी जाती है नहीं, और उसके बाद ये सामान लेकर अंदर जाने की हम कोशिश करेंगे। हम ट्रॉमा सेंटर के बाहर पहुंच चुके थे। हमारे हाथ में संदिग्ध बैग था, लेकिन यहाँ हमें कोई सुरक्षा नजर नहीं आई। इसके बाद हम बैग उठाकर अस्पताल के भीतर जाने लगे, लेकिन किसी ने ना तो हमसे पूछताछ की और ना ही हमारी तलाशी ली। ट्रॉमा सेंटर के गेट पर लगे मेटल डिटेक्टर की हकीकत परखने के लिए हम उसकी बगल से निकले। यहाँ भी किसी ने नहीं टोका। हमने यहाँ पर बैग छोड़ दी है, देखते हैं कोई यहाँ देखता है नहीं। पुलिस के बीच हम वहाँ पे निकले, बावजूद किसी ने हमें नहीं रोका। हमारा बैग 15 मिनट तक लावारिस पड़ा रहा। किसी ने उसके बारे में कोई पड़ताल नहीं की। थोड़ी देर बाद हमने अपना बैग उठाया और बाहर आ गए। इसके बाद हमने अपना कैमरा ऑन किया और एक मीडिया कर्मी के तौर पर ट्रॉमा सेंटर के बाहर पहुंचे। इस बार हमें देखते ही पुलिस वाला सचेत हो गया। ये असली तस्वीर है अहमदाबाद सिविल अस्पताल की। कितने भी दावे किए जाए, लेकिन असलियत कुछ अलग ही है। हमारी पड़ताल से साफ है कि अहमदाबाद सिविल अस्पताल की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। 7 साल पहले हुए बम धमाके के बावजूद यहाँ अब तक कोई बदलाव नहीं आया है। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। इंडिया 9 बजे में आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन आगे देखेंगे तेज रफ्तार खबरों का कार्यक्रम दनादन, जिसको लेकर आ रहे हैं प्रशांत।